हमेशा से एक डेट ट्रैप वाला ये जो खासकर ये शी जिनपिंग की नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ये डेट ट्रैप वाला पॉलिसी देखने को मिला है, और खासकर ये अफ्रीकन कंट्रीज, श्रीलंका में हमने बहुत एग्जांपल देखा है इसका। लेकिन घाना में जिस तरह से भारत का $2 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक होप की तरह देखा जा रहा है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ का कम हो रहा है। देखिए, अफ्रीकन देशों को भी ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि उनकी ओवर रिलायंस है चाइना पर। और सबसे इसमें तारीफ की बात यह है कि जब भी एक स्टेबल, डिपेंडेबल, विश्वसनीय डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत महसूस पड़ती है दुनिया में, तो भारत सबकी पहली चॉइस होता है। ये इसलिए है कि भारत ने अपनी रेपुटेशनल एडवांटेज बचा के रखी है। जैसे मैंने कहा ना, इसमें बहुत सारे कारण हैं, हम इसके बहुत सारे कारणों को मैप कर सकते हैं कि भाई भारत जो है वो अलायंसेस में विश्वास नहीं करता, भारत जो है वो कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क्स में विश्वास करता है, भारत जो है वो जियोपॉलिटिक्स को एक ज़ीरो सम गेम की तरह नहीं देखता, भारत जो है वो इन चीज़ों को एक कोलैबोरेशन के उस पर देखता है। भारत के हिसाब से सबके लिए जगह है। जब हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ये केवल एक फिलोसॉफिकल ये नहीं है, शगल नहीं है कि ऐसे ही कुछ बोल दिया, इसका मतलब नहीं है। एक्चुअली भारत ऐसे नहीं देखता कि भाई इस म्यान में तो केवल एक ही तलवार रहेगी, ऐसा भारत का अप्रोच नहीं है। बहुत सारे आप कंट्रीज को देखेंगे तो उनका यही अप्रोच है कि नहीं, यहाँ तो हम ही डोमिनेट करेंगे। आप चाहे यूएस को उठा के देखें, चाहे आप रशिया को उठा के देखें, चाहे आप चाइना को उठा के देखें, तो आपको अलग अलग थिएटर्स में उनका ये रूप दिखेगा कि यहाँ तो हम ही डोमिनेट करेंगे। भारत का ऐसा रूप नहीं है। इसीलिए भारत की जो रेपुटेशनल एडवांटेज है, क्या कारण है कि ग्लोबल साउथ, जिसको साउथ मतलब जो बहुत सारे ऐसे देश थे जो बाद में जो पोस्ट कॉलोनियल जो कंट्रीज हैं दुनिया में, भारत को वो इतना पसंद करते हैं। और भारत जब कहता है कि भाई, भारत कहता है कि हम तो वॉइस हैं ग्लोबल साउथ की, दुनिया के हर पटल पे भारत उनके इश्यूज़ को लेकर स्ट्रगल करता है, लड़ता है, कहता है कि भाई देखिए, ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है ये कहाँ पहुँचनी चाहिए, आपका जो IMF है, IMF का जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स वगैरह का सिस्टम है, ये अनफेयर है। तो ये रेपुटेशनल एडवांटेज भारत ने बनाई है। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है स्मृति, जो मैं आपसे शुरू में कह रही थी, कि ये सुनने में एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लगता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राइज डिस्टेबलाइजिंग नहीं रही। तो ये इसी वजह से आप देखेंगे कि जब भी डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो एक नेचुरल पार्टनर हमेशा भारत उभरता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ चीज़ें इतनी अच्छी करी हैं, मतलब देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं, नेबरहुड में हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो बातें उनकी कुछ बहुत अच्छी हैं, जो उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को जिस तरह से मतलब वो एक मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं। डायस्पोरा तो हमारा हमेशा से था, लेकिन जिस तरह का हमको दिखता है कि जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जैसे वो एंगेज करते हैं, तो वो जो कनेक्शन है कि डायस्पोरा का क्या मतलब क्या पावर हो सकती है। जो अमेरिका में हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा, अमेरिका तो खैर सबसे बड़ा डायस्पोरा है हमारा, तो एक वो। दूसरा जो आप देखेंगे कि जहाँ भी जनरली प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनको हमेशा स्टेट सम्मानों से नवाजा जाता है, जो हाईएस्ट स्टेट जो ऑर्डर्स हैं, चाहे वो ग्रीस, चाहे वो यूरोप। ऐसा नहीं कि केवल अफ्रीकी देश ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप में ग्रीस जा रहे हो, चाहे साइप्रस, अभी कुछ दिन पहले वो क्रोएशिया और साइप्रस गए थे जब वो कनाडा जा रहे थे G7 के लिए, तो वहाँ भी। तो ये चीज़ें देखिए, इनका एक अपना महत्व है। इससे हमें पता चलता है कि जब भारत की बात आती है, क्यों आपको लगता है कि भारत जो है वो ब्रिक्स में भी है, SCO में भी है, लेकिन क्वाड में भी है, भारत की मौजूदगी को एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर के रूप में देखा जाता है। कि अगर भारत है यहाँ पे, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पे आप याद करें कि पूरा अफ्रीकन यूनियन, 54 कंट्रीज का यूनियन जो था, वो G20 में शामिल हुआ था। इन चीज़ों में जोर आता है, डिप्लोमेटिक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाती बैठे बैठे। सोचिए, सारे 54 कंट्रीज इसके लिए एग्री करें। और अफ्रीका स्टेबल कॉन्टिनेंट नहीं है। हम अफ्रीका को यहाँ भारत में ज़्यादा जानते नहीं है, हमारे बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं अफ्रीका को लेकर। लेकिन अफ्रीका का जो ईस्टर्न साइड है, जो आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जहाँ पे पायरेसी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे भारत ने UN के साथ बहुत सारे मिशंस किए हैं, EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन संघ जो है उसके साथ, ऑपरेशन एटलांटा वगैरह में भारत हमेशा रहा है। वहाँ भारत की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि वो इंडियन ओशन रीजन का ही एक हिस्सा है ना, इंडियन ओशन का जो वेस्टर्न हिस्सा है, वेस्टर्न जो कोस्ट है, वही अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है। तो वहाँ के जो देश हैं, उनका जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है वो अलग है, वो उनकी रेलेवेंस अलग है। उसके बाद वहाँ पे जो, अगर आप थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे ही रेड सी का पूरा प्रॉब्लम है, जो लाल सागर और
मेन बाबिल मंदेब और वहाँ चोक पॉइंट्स हैं, फिर मिडल ईस्ट वहाँ से शुरू हो जाता है जिसको वेस्ट एशिया भी कहते हैं। तो वहाँ भारत का समीकरण अलग है, वहाँ पे भारत प्रेजेंट रहा है। अब भारत वेस्ट में जा रहा है जहाँ पे घाना है, नामीबिया है, ये सब कंट्रीज हैं, नाइजर है, ये सारे कंट्रीज हैं। तो वहाँ से कहने का मतलब ये है कि वहाँ दूसरे तरीके के इश्यूज हैं। बीच का रीजन है जहाँ बहुत ही इंस्टेबिलिटी है, कॉन्गो के बारे में आप सुनते होंगे, रवांडा के बारे में सुनते होंगे, सूडान, दारफुर के बारे में सुनते होंगे, साहेल का। तो अफ्रीका एक नहीं है ना, अफ्रीका के बहुत सारे शेड्स हैं। ऐसे एक मतलब मोनोलिथ नहीं है, उसमें सारे 54 कंट्रीज अग्री करें कि वो एक साथ भारत में, ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय की बात है। तो अब कहने की चीज़ है कि ये उनके भी हित में है कि वो डाइवर्सिफाई करें और ऐसे देश के साथ डाइवर्सिफाई करें जो विश्वसनीय हो। लेकिन हमको इसके साथ ही थोड़ा रियलिस्टिक होने की भी ज़रूरत है। केवल डाइवर्सिफाई शब्द बोल देने से या एक बार प्राइम मिनिस्टर के चले जाने से या कुछ एग्रीमेंट्स कर लेने से बात नहीं बनती है। जैसे मैंने कहा कि एनेबलिंग फ्रेमवर्क्स बहुत ज़रूरी है, पर ज़रूरी है कि उन्हें पुश करना। क्योंकि घाना का ही मैं आपको बता रही हूँ, ना केवल चाइना उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। चाइना घाना को हथियार बेचता है। चाइना घाना का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम कैसे मतलब काउंटर कर सकते हैं? उसके लिए हमारे अपने तरीके में काउंटर टेररिज्म पे हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ भारत के पास पिछले 10 साल में बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि 2015 से जब हम पहली बार सागर डॉक्ट्रिन आई थी हमारी, तब से लेकर 2025 के बीच में भारत ने बहुत सारी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को मतलब हमने एस किया, मतलब बहुत सारे हमने उसमें बहुत बढ़ोतरी करी है। पहले हमारे विजन नहीं थे, स्ट्रैटेजीज नहीं थी। पहले हम कहते थे, हमारी स्ट्रैटेजीज जो थी वो थी 2015 के पहले कि हाउ डू वी बेस्ट यूज द सीज, और उसके बाद हुआ हाउ डू वी बेस्ट सिक्योर द सीज। तो यूजिंग, जो कि एक बहुत ही यूनिडायमेंशनल बात है, सिक्योरिंग एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। IFC-IOR जो गुरुग्राम में, जिसका बहुत बड़ा जो इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो हम उनको दे सकते हैं। जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट एक्सरसाइजेज, ये सब हम उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की डीप पॉकेट्स के साथ चाइना आता है, उस तरीके की डीप पॉकेट्स हमारे पास नहीं है। तो अब उसके लिए ये भी तरीके हैं कि एक फ्रेमवर्क होता है जिसको ट्रायंगुलर कोऑपरेशन कहते हैं। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का मतलब है कि हम किसी विकसित देश के साथ हाथ मिलाकर किसी मतलब विकासशील देश के कोई प्रोजेक्ट्स को हम डेवलप करें। तो हमारे हैं ऐसे फ्रेमवर्क्स, जैसे फ्रांस के साथ हमारा फ्रेमवर्क है। फ्रांस भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा रिलायबल पार्टनर है और अब से नहीं दशकों से है। जर्मनी के साथ हमारे ऐसे ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली हमने UAE जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनके साथ, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके साथ हमने श्रीलंका में ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की जद्दोजहद जो है वो शुरू करी है। और इन सब के पीछे जो है वो रियलिज्म है कि हम केवल वहाँ जाने मात्र से चाइना को नहीं कम्पीट कर सकते, क्योंकि वो उस तरह का पैसा, उस तरीके का डिसीजन मेकिंग, उस तरह का फास्ट, जो देखिए चाइना बहुत फास्ट भी काम करता है। अभी भी चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इतने इश्यूज के बाद भी चाइना के साथ हमारा ट्रेड केवल बढ़ा ही है, और वो पूरा का पूरा ट्रेड डेफिसिट है। अगर $125 बिलियन का हमारे चाइना के साथ हमारा व्यापार है, तो उसमें 100 बिलियन से ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो अभी हम उसका मतलब नहीं हम अपनी तरफ कर पाए हैं। जबकि हमने मेक इन इंडिया भी कोशिश करी, हमने PLI, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं। तो क्योंकि देखिए, हम लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ दूसरे तरीके से काम होता है, धीरे धीरे काम होता है। तो हमारे कुछ स्ट्रेंथ्स हैं तो कुछ वीकनेसेस भी हैं। इशू ये है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कि फॉरेन पॉलिसी को चलाने का तरीका बेस्ट ये होता है कि कोई भी दो कंट्रीज़ के एस्पिरेशंस एकदम एक जैसे नहीं हो सकते, मिरर इमेज नहीं हो सकता। फॉरेन पॉलिसी, सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी उसको कहते हैं जहाँ पे हम अपनी कॉमनैलिटीज़ या कन्वर्जेंसेस को मतलब एक्सपैंड करें, और जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको हम मिनिमाइज करें। यही जो है फॉरेन पॉलिसी इज़ अ मैटर ऑफ डिग्रीज, ठीक है, कि तो हम वो, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बार बार एनेबलिंग फ्रेमवर्क्स की बहुत ज़रूरत है। और लेकिन आप ये बिल्कुल यू कैन नॉट डिस्काउंट द फैक्ट कि इसमें सिम्बॉलिज्म का महत्व नहीं है, या प्रधानमंत्री की जाने, प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी जगह गए हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हुई हैं, जो मैंने लिखा भी था। ग्रीस अभी जब वो गए थे, अब देखिए ग्रीस को हमारे देश में कितना रोमांटिसाइज किया जाता है ना, ग्रीक गॉड्स और ग्रीक जो माइथोलॉजीज़ हैं, सब जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला हर विद्यार्थी जो है वो सुकरात और प्लेटो से शुरू करता है। लेकिन आप देखिए, जब प्रधानमंत्री गए और उसके बाद फिर हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई, और आज के डेट में ग्रीस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम टर्की
टर्की को वहाँ से काउंटर बैलेंस करते हैं, साइप्रस जाते हैं हम। तो मैंने उसमें लिखा, और मैंने जो लिखा था उसकी हेडिंग थी कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन फॉर इंडिया ग्रीस टाइज अदर्स कुडंट डू इन 40 ईयर्स। तो ये बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसमें सिंबॉलिज्म का बहुत महत्व है। आप जाते हैं, फिर उसके बाद फिर मीडिया उसको कवर करता है, वो बातें निकल के आती हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी उसको डिस्कस करना शुरू करती है। सिमिलरली अफ्रीका में स्मृति, ये एक दुख की बात है कि अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट जो कि रेयर अर्थ और घाना से गोल्ड हम मंगाते हैं, सबसे जो हमारा ट्रेड है टोटल घाना से, उसमें 70% प्रतिशत ज़्यादा गोल्ड है, फिर भी हमारे पास उस तरह के रिसर्चर्स नहीं है, बहुत कम है जो अफ्रीका को इन डेप्थ स्टडी करें, अफ्रीका के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन को स्टडी करें। अभी हमने अफ्रीका के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन का बहुत बड़ा हमने फ्रेमवर्क शुरू किया, अभी 2020-21 में की बात है। उसको हम अफ्रीका में, अब हम जैसे जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बुला रहे हैं, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ वहाँ जा रही हैं। तो पर ये सब अभी पिछले 3-4 साल में ज़्यादा इसने ज़ोर पकड़ा है, और ये इसलिए ज़ोर पकड़ पाया क्योंकि किसी ने इसके बारे में सोचा। इसीलिए थॉट बहुत ज़रूरी है।